देवादिदेव खजारार श्री नेमिनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के। सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु सुख महाराज की जी। खोज विगत दिनों से जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों के कुछ प्रश्न मन में रहते हैं। वे लोग यहाँ पर प्रत्यक्ष में लाइव में उपस्थित होकर के नहीं पूछ पाते हैं। अपने प्रश्नों को उन्होंने सेंड किया था। कुछ जिज्ञासाएं उन वर्कशीट को लेकर के जो आपके जीवन को बदलने वाली मन में बहुत सारे लोगों की उठती है। जो पुराने ट्रेंड को फॉलो करते हैं उन्हें थोड़ा सा नया तरीका आसानी से समझ में नहीं आ पाता है, क्योंकि सबकी आदत वैसी हो चुकी है, कैसी हो चुकी है। प्राय आप जो भी पढ़ते हो, सुनते हो, सिर्फ परीक्षा देने के लिए पढ़ते हो, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ते हो। माइंडसेट ही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हर स्टूडेंट्स का ऐसा ही बना रहता है। वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, एग्ज़ाम फेस करता है, उसका पर्पस फाइनल एग्ज़ाम में सिर्फ मार्क्स लाना है, डिस्टिंक्शन लाना रहता है। एजुकेशन तो मिल जाती है लेकिन नॉलेज नहीं मिल पाता है ना। कथनचित नॉलेज भी मिल जाता है लेकिन विजडम प्राप्त नहीं हो पाता है। क्या डिफरेंस है नॉलेज और विजडम में, बता सकते हैं? आप नॉलेज को कैसे डिफाइन करोगे पहले? क्योंकि हमें यह समझना बहुत आवश्यक है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे हम वह नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो हम चाहते हैं, वह नहीं मिल पाएगा हमें। मेरे हिसाब से एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज विजडम। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज द विजडम। एंड अच्छा, और कोई हमें बताएगा? जो हमने पढ़ा है स्कूल में, कॉलेज में, उसे इम्प्लीमेंट कर लेना अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। थोड़ा सा और है उसमें। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, नॉलेज जो है वो हमारे को जो हमने हमारे एकेडमिक्स में जो पढ़ा है, हाँ, या हमने जो बाहरी ज्ञान लिया है, हाँ, किसी भी माध्यम से हो सकता है, वो किताबों के माध्यम से या अन्य मीडिया के माध्यम से लिया, वो नॉलेज बेस हो जाता है। परंतु उसको हमें अप्लाई करना है, और जो हमारा अनुभव है उससे जो हमारे अंदर विवेक उत्पन्न होता है, उसको हम जब शेयर भी करते हैं और अप्लाई करते हैं तो वो हमारी विजडम होती है, बहुत। और वो बढ़ती जाती है निरंतर। आपने भी जो कहा बिल्कुल सही। इम्प्लीमेंटेशन में जब वो आने लगता है तो वो विजडम की ओर पहुंचने लगता है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन विवेक सहित हो तो परफेक्ट रिजल्ट आता है। नॉलेज से हमें ज्ञान हो जाता है, नॉलेज प्राप्त करके व्यक्ति इंटेलेक्चुअल बन जाता है। लेकिन विजडम हमें चरित्र निर्माण करने की शिक्षा देता है। विजडम हमारे आचरण की ओर हमें लेकर के जाता है, और पर्पस यही होना चाहिए। यह पर्पस जिसे समझ में आ जाएगा, वह स्टूडेंट, वह व्यक्ति स्कूल कॉलेज में
जो पढ़ेगा वो सिर्फ मार्क्स को पाने के लिए नहीं पढ़ेगा, अपने जीवन को वो बेहतर कैसे बना पाए इस हेतु वो पढ़ेगा। आजकल अल्टरनेटिव स्कूल चालू हो गई बहुत सारी। ट्रेडिशनल वे से थोड़ा सा हट करके प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्कूल्स चालू हो गई हैं। बहुत अच्छा अप्रोच है। भारत में भी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आ रही है वह भी कुछ कुछ उसी ओर ही बढ़ रही है कि ये आने वाली पीढ़ी, बच्चे जो हैं मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित न रह पाए, बल्कि वह ज्ञान जो उनके जीवन में उपयोगी है। स्कूल कॉलेज में सभी लोग, हम सभी लोग बहुत कुछ इतना पढ़ जाते हैं, इतना पढ़ जाते हैं जो हमारी लाइफ में कभी काम ही नहीं आता। आता है काम में? आता है? आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी स्कूल में, हाँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, कैलकुलस पढ़ा होगा। आता है? काम में आया कभी लाइफ में? किसको काम में आया? कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक कुछ बच्चों को जो उस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा उपयोगी है, वो स्कूल में शायद पढ़ाया ही नहीं जाता। पढ़ाया जाता है वो आयुर्वेद का ज्ञान, व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट, व्हाट टू अवॉइड, बहुत सारी शिक्षा नहीं दी जाती है। जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो सिर्फ मेडिकल स्ट्रीम में ही दी जाएगी। होता है ना ऐसा? बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां व्यक्ति सिर्फ रटता है और कुछ नहीं करता मार्क्स लाने के लिए। अब विडंबना है भारतीय शिक्षा पद्धति की। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी व्यक्ति पढ़ जाता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता ही नहीं है। पढ़ना पड़ता है, क्या करें, डिग्री लाना है तो सब्जेक्ट को भी क्रैक करना ही पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति हो गई है तो सबकी धारणा, माइंडसेट ऐसा ही बन चुका है। अब थोड़ा सा अपना माइंडसेट बदलने की कोशिश करो। अब वही माइंडसेट आपका मंदिर में भी आ गया है ना? स्कूल कॉलेज में वो स्टूडेंट्स मार्क्स लाने के लिए, डिग्री पाने के लिए पढ़ते थे। आप लोग शास्त्र स्वाध्याय, नियम पालने के लिए पढ़ते हो। शास्त्र स्वाध्याय जो करते हो अपना नियम पूरा करने के लिए करते हो। इसीलिए व्यक्ति सिर्फ थियोरेटिकल तक सीमित रह गया, प्रैक्टिकल में वो उतार नहीं पाया है। और रही बात प्रवचन सुनने की, कोई स्पीच सुनने की, वो सिर्फ सुनने तक ही सीमित रह गया, क्योंकि आपने अपने आप को क्या माना है? श्रोता। श्रोता वो होता है जो सिर्फ सुनता है, करता तो है नहीं वो। क्योंकि बहुत आपने सीख लिया है करता तो बुद्धि नहीं रखना, इस कारण आप कुछ भी नहीं करते है ना? हमने बहुत अध्यात्म पढ़ लिया है, ईगो नहीं आना चाहिए, अहम बुद्धि नहीं होना चाहिए, कर्तापन नहीं होना चाहिए, तो इस कारण आप कुछ करते ही नहीं है सिर्फ सुनते ही अकेले। ऐसा है ना? और जस्टिफाई आप करते हैं अपने आप को, हम श्रोता हैं, हम सुनेंगे, हमारा काम करने का है ही नहीं। ऐसा नहीं। यदि ये धारणा है तो ये गलत धारणा है। उस धारणा को भी सभी को बदलना चाहिए। उस धारणा को ही बदलने के लिए थोड़ा हम अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, क्लास भी अलग तरीके से लेने की कोशिश करते हैं कि वन वे कम्युनिकेशन जब जब होता है तो आप श्रोता के साथ सोता भी हो जाते हो, है ना? ऐसी होता है, कुछ सो जाते हैं, कुछ सुन लेते हैं।
लेकिन जब बोथ वे कम्युनिकेशन होता है तब थोड़ा सा आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। अब पेजर का ज़माना नहीं रहा। इनिशियली 30 साल पहले जब पेजर आते थे, सुना होगा आपने, वहाँ सिर्फ मैसेज पास किए जाते थे। देखे थे कभी, आपने देखे कभी पेजर चलते थे पहले? शायद आप लोगों ने नहीं देखा होंगे। वहाँ सिर्फ वन में कम्युनिकेशन होता था। हम बात कर रहे हैं 95, 96 की बात कर रहे हैं। उस समय पेजर चलते थे, सेलफोन नहीं चलते थे। वहाँ सिर्फ अपने मैसेज को एक पास किया जाता था, कन्वे किया जाता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। उसके भी कुछ लिमिटेशंस रहते हैं। हाँ, मैसेज तो कन्वे हो जाता है, लेकिन अदर साइड से हमें नहीं पता पल पाता है इसका रिस्पॉन्स कैसा है, उसने देखा कि नहीं देखा। जब बोथ वे कम्युनिकेशन हो जाने लगता है तो जुड़ाव अच्छा होता है, इन्वॉल्वमेंट अच्छा होता है। तो हमारा भी उद्देश्य आपको इन्वॉल्व करने का है। आप विषय को समझ करके उसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश करें। हमारी बात समझ में आ रही? तो आपको नॉलेज तक सीमित नहीं रखना अपने आप को, उस नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करना है। और यह है थॉट प्रोसेस ही हमारी हो जाएगी। फिर हम एक लाइन भी सुनेंगे तो उसमें हम चिंतनशील बनते चले जाएंगे, सोचेंगे क्या इसका अर्थ है। सिर्फ चिंतन करना है सो चिंतन नहीं करेंगे, उसे हम अपने जीवन से कोरिलेट करके देखने की कोशिश भी करेंगे। तो ये सुख की खोज जो सीरीज चल रही है, बस इसीलिए कि जो भी डिस्कशन होता है, हर व्यक्ति उसे अपने लाइफ से कोरिलेट कर सके, अपने आप से जुड़ सके, अपने आप को देखे कि मैं कहाँ हूँ, किस पोजीशन में हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो करने योग्य है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं जो न करने योग्य है मैं उसे ही किए जा रहा हूँ, और जो करने योग्य है उसे मैं छोड़ते चले जा रहा हूँ। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा है? प्रायः हर व्यक्ति उन कार्य को करता है जो करने योग्य होते ही नहीं है, उन कार्य को नहीं करता जो करने योग्य होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तभी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, आपस के व्यवहार को लेकर के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। आप लोग भी नहीं समझ पाते, भले ही रहते साथ में हो, फैमिली में रहते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं उनमें से न वो उसको जानता है, उनके भावों को समझ पाता है, ना आप उनके भावों को समझ पाते हैं। ऐसे पूरी तरीके से थोड़ा थोड़ा तो समझते हो, सुपरफिशियल तो जानते हैं, समझते हो, लेकिन गहराई की हम बात कर रहे हैं, जो होना चाहिए उसकी हम बात कर रहे हैं, वो नहीं हो पाता। तो गहरा उतरना सीखो जीवन में। और गहरा व्यक्ति तब उतरता है जब थोड़ा वो सोचता है, विचारता है, तभी उतर पाता है। वो मात्र सुनने से नहीं होगा, कि जो आप सुन रहे हो वो बुक का है, किसी और का है, स्पीकर का दिया हुआ है, गुरु ने दिया है, वो गुरु का है। कल्याण हमारा कभी भी गुरु की वाणी से नहीं होता है। जब गुरु की वाणी है, हमारी अपनी वाणी हो जाती है। शास्त्र की पंक्तियां जब हमारी पंक्तियां हो जाती है। जो शब्द आप सुन रहे हो वो मैटर है, पुद्गल है, जड़ है। जब यह जड़, ये पुद्गल आपके हृदय की पर्याय हो जाएगा, आपकी आत्मा की पर्याय हो जाएगा, तब वो आपका अपना हो जाएगा। कल्याण हमारा उससे होता है जो हमारा अपना होता है, पराये से कुछ नहीं होता।
आप जो भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, जब तक हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पर का ही होता है, पराया ही होता है। नहीं समझ रहे क्या हम क्या कहना चाह रहे हैं? आपके कानों तक हमारे शब्द पहुंच भी रहे हैं, सुनते हो आप, लेकिन यह मान करके सुन रहे हो गुरु बोल रहे हैं, महाराज जी बोल रहे हैं, ये महाराज जी के शब्द हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसीलिए तैयार रहता है कि उनके शब्द हैं, ये शास्त्र की पंक्ति है, ये भगवान महावीर की पंक्ति है, ये उस स्पीकर ने कहा है। तो तुरंत एक बैरियर आ जाता है, हमारा तो है ही नहीं। उस समय हम एक्सेप्टेंस मोड में होते ही नहीं। फिर हम एक्सेप्टेंस के मोड में तब आते हैं जब उनका शब्द हमारा शब्द बन जाए, उनकी फीलिंग्स हमारी फीलिंग्स बन जाए, उनका लिखा हुआ हमारी बुद्धि ही नहीं हृदय की पर्याय बन जाए। जब ये होने लगेगा, आपका हर नॉलेज विजडम में कन्वर्ट हो जाएगा। हर वर्ड जो है आपको विवेक से जागृत कर देगा, भर देगा, एक अलग ही दुनिया में आपको पहुंचा देगा। ज्यादा इमोशनल हो गया कि ज्यादा गहरा हो गया? प्राय कोई सोचता ही नहीं है इस डायरेक्शन में। हमें ऐसा लगता है हम सब कुछ कर रहे हैं, लगता है ना? आप प्रवचन सुनते हो, क्लास अटेंड करते हो, मंदिर जाते हो, प्रभु को देखते भी हो आंखों से, वो प्रभु भी आपके नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो प्रभु पर हैं, वो बेदी में बैठे हुए हैं। वो जो बेदी में बैठे हुए परमात्मा, वो भगवान, जब हमारे हृदय की पर्याय हो जाएंगी तो वो हमारे अपने हो जाएंगे। ये सबके साथ लागू होता है, चाहे प्रभु हो, चाहे उनकी स्पीच हो, चाहे शास्त्र की पंक्तियां हो, चाहे गुरु हो, चाहे आपके साथ रहने वाले आपके फैमिली मेंबर हो। आप सब मिलकर के रहते हो, लेकिन अपने अपने में रहते हो। बाहर से एक घर में रहते हो, अंदर से आप अपने घर में रहते हो। आपका पार्टनर भी पर है ना, दूसरा ही है ना, दूसरा तो है, लेकिन उसकी हर इच्छा आपकी इच्छा जब हो जाएगी, फिर कोई भेद नहीं रहेगा, वो अभेद हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं? उसका हर भाव जब हमारा भाव हो जाएगा, उसके हर शब्द हमारे शब्द हो जाएंगे, हर शब्द की पर्याय हमारी पर्याय हो जाएगी। तब अंतर कुछ नहीं रहेगा। फिर आप वो करोगे जो अपने लिए करते हो। देखने में आएगा आप उसके लिए कर रहे हो, लेकिन उसके लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि अब हमारी भावना हो गई है। बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है, धर्म क्षेत्र में भी, और जब संबंधों की बात आती है उस क्षेत्र में भी। जब भक्त और भगवान की रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, वहां भी तो एक संबंध है भक्त और भगवान का, नहीं? भगवान की हर भावना हमारी भावना बन जाए, भगवान का हर उपदेश हमारा उपदेश बन जाए, गुरु की हर भावना हमारी हो जाए, फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। बाहर से भले ही अंतर दिखेगा, लेकिन विचारों की एकता हो जाएगी। फिर हर वर्ड, हर अक्षर हमारे जीवन में क्रांति ला देगा, एक अलग ही निर्माण हमारा कर देगा।
ये कहलाता है नॉलेज से विजडम तक पहुंचना। वह बुद्धि का विषय होता है नॉलेज, और विजडम जो होता है हृदय का विषय होता है, आत्मसात करने का विषय होता है, आत्मा का विषय होता है। तो आज जो शिक्षा मिल रही है, अथवा आप जो पढ़ते हो सुनते हो, उसे सिर्फ नॉलेज तक के लेवल तक ही लेकर के जाते हो। बहुत कम लोग होते हैं उसे विजडम के लेवल तक लेकर के आ जाते हैं। विजडम तक की लेवल तक आ जाए तो समझना हमारे जीवन में चमत्कार हुए बिना नहीं रहेगा, एक अलग ही चमत्कार घटित होने लगेगा। फिर उसके पश्चात हम वो नहीं रहेंगे जो पहले थे, हम वो नहीं कर सकते जो पहले करते आ रहे थे, वह नहीं सोचेंगे जो अब पहले सोचते हुए आ रहे थे। अब सब कुछ बदल जाएगा, हमारी सोच भी बदल जाएगी, हमारे शब्द भी बदल जाएंगी, हमारी एक्टिविटीज भी बदल जाएगी, हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? तो आपका नॉलेज कैसा है? नॉलेज तक ही है कि विजडम तक आ गया? थोड़ा पार्शल, कितने परसेंट नॉलेज आपका विजडम में कन्वर्ट हो रहा है? हो रहा है बस। तो ये जो हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं इस सेशन में, सुख की खोज की सीरीज में, कि आप इस नॉलेज को जो यहाँ से कहा जा रहा है विजडम तक लेकर के आओ। उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। उसी को ध्यान में रखते हुए वर्कशीट डिजाइन की गई है। कुछ लोगों को बड़े बड़े प्रश्न उठ रहे हैं, क्या करें, इससे होगा क्या भरने से, इसको इवेल्यूएट कौन करेगा, कितने मार्क्स मिलेंगे। फिर मार्क्स में आ गए आप लोग, हमारा फर्स्ट रैंक रहेगा कि सेकंड रहेगा। फिर उस रिवार्ड में आ गए, प्राइज क्या मिलेगा हमें। कब मटेरियलिस्टिक लाइफ से ऊपर उठना सीखोगे? ये तो बच्चों के लिए ही होता है, उनके लिए वो मोटिवेशनल फैक्टर्स होता है ना। कुछ भी प्राइज को देखते हैं, कोई गिफ्ट देखते हैं तो लालच पैदा होने लगता है। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं, आप बच्चे नहीं हो, बच्चों को पालने वाले हो। आप बालक नहीं हो, आप पालक हो। बालक और पालक में बहुत अंतर होता है ना। सबने बच्चे को पाला है, पाल रहे हो। जो बच्चों को पालने वाला होता है वो मैच्योर हो जाता है, नहीं होता? उसकी मैच्योरिटी बहुत बढ़ जाती है, उसका लेवल अलग हो जाता है, उसके भीतर बचपना नहीं रहता है, वो ऊपर उठा हुआ होता है। हम आशा करते हैं आप लोग ऊपर उठ रहे होंगे। अब सेकंड फेज में आ रहे होंगे, ठीक आशा रख रहे नहीं रख रहे? यदि नहीं आ पाए हो तो लाने की कोशिश करो, करोगे? हाँ ठीक है। क्या प्रश्न थे, क्वेश्चंस के? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, वर्कशीट 3 पे कुछ श्रावकों के प्रश्न हैं, आपकी अनुमति से मैं आगे बोलना चाहूँगा। नमोस्तु करते हुए बोला है, वर्क लाइफ और धर्म का बैलेंस मेंटेन जीवन में कैसे किया जाए? वर्क लाइफ और धर्म का बैलेंस लाइफ में कैसे मेंटेन किया जाए? प्रायोरिटी डिसाइड करो पहले तो, किसे कितना समय दिया जाना चाहिए। जब तक प्रायोरिटी डिसाइड नहीं होगी, इम्बैलेंस रहेगा। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। जितना अर्थ पुरुषार्थ का इंपॉर्टेंस है, उतना ही धर्म पुरुषार्थ का भी इंपॉर्टेंस है। हमारी बॉडी के हम एक पोर्शन को छोड़ देंगे तो बहुत वीक हो जाएगा। एक ही की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो वो तो स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन दूसरा पोर्शन जो है कमजोर रह जाएगा।
जैसे पोलियो का पेशेंट होता है ना, दिखा होगा, बिल्कुल लाइफ वैसी हो जाएगी। और वैसे होते ही लाइफ में आनंद नहीं बचेगा। धर्म तो अर्थ से ऊपर होकर के गुजरता है, अन्य पुरुषार्थ से ऊपर होकर के गुजरता है। थोड़ा धर्म को भी समझ लो। धर्म अपने कर्तव्य का पालन करना ही कहलाता है। धर्म की डेफिनेशन बड़ी सरल है। हमें अपने लिए जो अच्छा नहीं लगता है, दूसरों के साथ हम वैसा ना करें, उनके बारे में वैसा ना सोचें, उनसे वैसा ना कहें। यही धर्म है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये सूक्ति आती है। और गहराई में अपने स्वभाव में स्थिर हो जाना, उसी का नाम धर्म है। जब आप पिता हो तो पिता के नेचर में आ जाना, जब आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के स्वभाव में आ जाना, जब आप वाइफ हो तो वाइफ के रोल में आ जाना, जब आप माँ हो तो माँ की भूमिका में आ जाना, जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक बिजनेसमैन की भूमिका में, नीति न्याय वाली, और जब आप किसी के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ये देखना कि मैं कितना डिजर्व करता हूँ, मैं जितना ले रहा हूँ उसके एवज में उतना दे रहा हूँ कि नहीं। तो समझना, आप अर्थ पुरुषार्थ करते हो भी धर्म ही करोगे। तो लाइफ में हमारी तब अच्छी होती है जब हम इस प्रकार से बैलेंस बनाना सीखते हैं। नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, आप कहते हैं कि किसी ने अपनी प्रॉब्लम शेयर किया करो, लेकिन शेयर करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है, तो ऐसे में क्या करें? बीमार होने पर आप डॉक्टर को दिखाओगे ना, कि आर्किटेक्ट को दिखाओगे? क्यों? डॉक्टर के पास ही जाओगे? आर्किटेक्ट के पास जाओगे, मुझे बीमारी है, तो क्या करेंगे वो? कुछ नहीं करेगा। यदि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो वहीं शेयर करो जहां से सॉल्यूशन मिल सकता है। अरण्य रुदन करने थोड़ी कहा जा रहा है। शेयर करने का अर्थ है कि जंगल में, इसका अर्थ ये नहीं कि आप जंगल में जाकर के रोने लगो, जो अनभिज्ञ है उनके पास जाकर के सब कुछ बताने लगो। जो ABCD नहीं जानता उस फील्ड की, वो आपकी क्या हेल्प करेगा? तो शेयर उसे से ही करना चाहिए जो आपको समाधान दे सके, जो इतना कैपेबल हो, जिसकी थॉट प्रोसेस इतनी ऊंची है, जो पेशेंस रखता है, जो आपको गाइड कर सकता है, जो आपकी बातें अच्छे से समझ सकता है, जो स्वयं इस प्रकार से उससे गुजरा हो, जो इतना सहनशील हो, और जो आपके प्रॉब्लम को सिर्फ अपने तक सीमित रखता हो, उसी से शेयर करना चाहिए। और जिसके भीतर ये गुण ना मिले, कोई आवश्यकता नहीं है शेयर करने की। यदि आप शेयर भी करोगे तो समाधान तो नहीं मिलेगा, बल्कि प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा, ढिंडोरा और पीट दिया जाएगा दुनिया में। सही तो ये कहलाता है, जिसके पास जा रहे हैं वो इस योग्य है कि नहीं, उसे पहले देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश। तन की बीमारी के लिए आप अच्छे डॉक्टर को तलाश करते हो, तो ऐसे ही मन की प्रॉब्लम है, उसके लिए उस प्रकार का डॉक्टर तलाश करो। वेरी सिंपल। छिपा करके रखने से भी कुछ नहीं होगा। तो फिर साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, साइकेट्रिस्ट हो सकता है, अथवा काउंसलर हो सकता है, अथवा गुरु हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं। जो हो योग्य आपको मिल जाए तो हाँ शेयर करना चाहिए। अथवा घर का कोई अनुभवी बड़ा व्यक्ति हो सकता है जो इतना समझदार हो, तो उससे भी शेयर कर सकते हैं। जिस पर आपका विश्वास हो अच्छे से, उससे शेयर करना चाहिए। जिसके पास जाकर के आप आश्वस्त हो जाते हो, संदेह से ऊपर उठ जाते हो, जिसके पास जाकर के आपको एक संबल मिलता हो, जो आपको संभालने की ताकत रखता हो, उससे शेयर करें। हो सकता है वो कुछ ना भी बोले, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही सफिशिएंट होती है आपको उठाने के लिए। उसका देखना ही पर्याप्त हो जाता है
आपको संभालने के लिए। उसका आशीर्वाद भी बहुत हो जाएगा आपको बचाने के लिए। ठीक है जी महाराज जी। वर्कशीट 3 पर अगला प्रश्न आया महाराज जी, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और स्ट्रांग बने। सेशन हमने लिया था, अपने इमोशन को कैसे मैनेज करें। सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन करना सीखें, माइंडफुलनेस लाना सीखें, और हर इमोशन के प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे यह देखना सीखें। यदि मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा मुझ पर, सराउंडिंग पर, कितना इफेक्ट पड़ेगा, उसको पहले कैलकुलेट करना सीखें। खोना ज़्यादा ना पड़े तो इमोशन कहीं भी ला सकते हैं, और जब लगने लगेगा वो इमोशन राग के हैं, द्वेष के हैं, चिंता के हैं, शोक के हैं, हर्ष के हैं, विषाद के हैं, टेंशन के हैं, जो भी आ रहे हैं उसका रूट कॉज क्या है उसे अच्छे से देखने की कोशिश करें। रूट कॉज की ओर हम दृष्टि लाएंगे तो बहुत अच्छे से ऊपर उठ पाएंगे। ये कुछ फैक्टर्स हैं, यदि इस प्रकार से एनालिसिस करेगा व्यक्ति तो बहुत आसानी से अपने आप को संभाल पाएगा। और डिटेल में वो वीडियो सुन लेना, इमोशनल क्वोशेंट वाले हैं, 3-4 दिन तक हमने उसी पे रोशा बोला था, तो आपको विषय समझ में आ जाएगा। महाराज जी अगला प्रश्न आया है, क्या हाउसवाइफ को भी अर्न करना चाहिए, जॉब करना चाहिए या फिर सेल्फ बिजनेस। अच्छा, हाउसवाइफ को जॉब करना चाहिए कि नहीं। यदि नीड है, फाइनेंशियल नीड है, लगता है, और आपके भीतर कैपेबिलिटी है, और आप बैलेंस बना सकते हो अपनी फैमिली में, तो करने में कोई दोष नहीं, करना चाहिए। हम अगेंस्ट नहीं बिल्कुल। यदि आपको लगता है नीड नहीं है और आपके जॉब करने से इम्बैलेंस क्रिएट होने लगा है लाइफ में, आप बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप फैमिली को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कोई आवश्यकता नहीं कर रहे तो इन्फीरियरिटी की भावना नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं लाना चाहिए। घर को संभालना, फैमिली को संभालना, इससे बड़ा जॉब कुछ नहीं होता। क्यों आप मटेरियलिस्टिक होते चले जा रहे हैं। हो सकता है आपके मन में भाव आता, बोर हो जाते हैं, घर में अकेले रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज हैं आजकल, कोई है नहीं, तो बोले अपने आप को बिजी रखने के लिए हम जॉब कर लेते हैं। ठीक है, आपने एक पक्ष देखा, लेकिन कभी देखना जब आप भी बिजी हो जाओगे तो आपका बच्चा नियम से उस फेज में जाने के लिए कदम बढ़ा सकता है, बल्कि बढ़ा ही लेता है, जहाँ से निकलना बड़ा कठिन होता है। अकेला थकेला वो पड़ जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा है ये। आपको अभी तात्कालिक पैकेज दिख रहा होगा, आपका बिजनेस दिख रहा होगा, आप अपने टैलेंट को यूज कर रहे हैं ये दिख रहा होगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स क्या है ये भी तो देखने की कोशिश करो। जॉब करो, उतना ही करो, उतने ही आवर्स करो जहां प्रॉपर बैलेंस बैठा सकते हो। नॉट नेसेसरी 8 to 5 o'clock, 6 o'clock, 10 hours, 12 hours, 14, 15, 16 आवर्स तक जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा तो अपना पार्ट टाइम कोई बिजनेस कर लो। फीमेल के लिए सबसे अच्छे जॉब होते हैं, एक तो मेडिकल प्रोफेशन एंड एजुकेशन, सबसे अच्छे होते हैं। अथवा जिसमें फ्लेक्सी आवर्स होते हैं, 3-4 घंटे आप काम कर लो, बाकी ठीक है। कुछ इस प्रकार के, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपकी लिबर्टी आपके पास होना चाहिए। यदि ऐसी फैसिलिटी आपको मिल रही है, अथवा फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी मिल रही है तो करने में कोई परेशानी नहीं है, फिर तो कर लेना चाहिए।
और नहीं भी कर रहे हैं तो सबसे कहना है हीन भावना अपने भीतर बिल्कुल नहीं लाना, बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। ठीक है। नमोस्तु निवेदित करते हुए अगले प्रश्नकर्ता ने महाराज जी पूछा है, इमोशंस को सप्रेस करना उचित होता है क्या? बिल्कुल नहीं, सप्रेस तो करना ही नहीं। सप्रेस करोगे तो ज्वालामुखी बन करके फूटेगा कभी। तो आप कहो कि महाराज जी क्रोध का इमोशन, फिर मैं गुस्सा कर लूं, उसका अर्थ यह भी नहीं लगाना कि अब गुस्सा अर्थ मैं कर ही लूं, उसको डाइवर्जन देना सीखो, बस हम ये कहना चाह रहे हैं। जो भी भाव पैदा हो रहे हैं उसको एनालिसिस करो, प्रोज एंड कॉन्स देखो और एक नया डाइवर्जन दो तो बहुत अच्छा है। दबाना तो कोई उपाय होता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं दबाना चाहिए। न रोग को दबाना चाहिए, न मन की फीलिंग्स को दबाना चाहिए, भावनाओं को नहीं दबाना चाहिए। अब हम ऐसा कर रहे हैं तो आप कह सकते हो, इस कारण कुछ लोग बोलते ना, मैं बिल्कुल नहीं दबाता हूँ अपनी फीलिंग्स को, पीने की इच्छा होती तो जब जब पी लेता हूँ जब जब पीने की इच्छा होती पी लेता हूँ, जब जब खाने की इच्छा होती थी खा लेता हूँ, जब जब मारने की इच्छा होती तो 2-4 जड़ देता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप स्वच्छंद हो जाओ। उस इमोशन की बात कर रहे हैं जिस इमोशन को लाने से दूसरा हर्ट ना होता हो, इस बात को ध्यान रखना। आप अपने आनंद के लिए इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की कॉस्ट पर नहीं। दूसरे को मार करके, दूसरे को सता करके, दूसरे को पीट करके, दूसरे को दबा करके हम अपने इमोशंस सामने ला रहे हैं, ये नहीं कहा जा रहा। इस प्रकार से इमोशन का प्रयोग करें कि सामने वाले की भी कद्र हो, ऐसा बैलेंस बनाना चाहिए। नहीं तो एक थॉट प्रोसेस है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बोले हम अपने मन में कुछ नहीं रोकते, जो आता है तुरंत कह देते हैं, जो इच्छा होती तुरंत कर लेते हैं, हम उनमें से नहीं है, कुड़ते रहते हैं बार बार, हम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम उनमें से नहीं हैं, कहने की इच्छा हो रही थी लेकिन दबा करके रखा है। हम उनमें से नहीं हैं, खाने की इच्छा हो रही थी दबा करके रखा है। इसका अर्थ वैसा नहीं लगाएं। देखिए, हमारे व्यवहार से, हमारी सोच से, हमारे शब्दों से कोई आहत तो नहीं हो रहा है। इस हिसाब से अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखें। ठीक है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, इसी का एक इसी से जुड़ा प्रश्न है। महाराज जी, बड़े लोग तो यही समझाते हैं कि जब इमोशंस आए तो उसको दबा लो। किसने कहा? मतलब बिल्कुल, यदि किसी शिक्षा दी है तो गलत शिक्षा दी है। ऐसा है ही नहीं। दबाना नहीं है, उसको समझना है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करें, मेरे भीतर जो इमोशन पैदा हो रहा है किस टाइप का है। एंगरनेस का है, ग्रीडनेस का है, छल कपट का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, रति का भाव है, काम का भाव है, क्रोध का भाव है, अभिमान का भाव है, हास्य का भाव है, सैडनेस का भाव है, डिप्रेशन का भाव है। पहले माइंडफुल होकर के उसे पकड़ने की कोशिश करें, कौन सा परिणाम, कौन सा भाव पैदा हो रहा है। और जैसे ही व्यक्ति माइंडफुलनेस अपने भीतर लाने लगा, वो होने लगेगा ना, आप थोड़ी देर बाद देखोगे वो तुरंत जाने लगेगा। होता है कि हम उसके साथ हो जाते हैं, बह जाते हैं, और उसी में सब प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो महाराज, उसको देखो क्या हो रहा है। जैसे ही देखने का भाव हम लाने लगते हैं, दृष्टा का, ज्ञाता का भाव हम अपने लाने लगते हैं, तो इमोशन एकदम तिरोहित होने लगते हैं। महाराज जी, तो दबाना तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। यही चीज समझना चाहते हैं महाराज जी। कई बार जो इमोशंस होते हैं वो इतनी वेलोसिटी से आते हैं कि वो रोके नहीं रुकते। तो जो आप बता रहे हैं कि इसको डाइवर्ट कर लो, थोड़ा माइंडफुल हो जाओ, तो इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है महाराज जी? प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे की जाती है? 2-2 मिनट की एक्सरसाइज करो, 5-5 मिनट्स की एक्सरसाइज करो। अब बैठे हो, कैसा फील हो रहा है? ठंड लग रही है तो ठंड को फील करने की कोशिश करो, गर्मी लग रही है इसको फील करने की कोशिश करो, प्यास लग रही है, थोड़ी देर देखो मुझे प्यास लग रही है। यदि मैं ठंडा पानी पीऊँगा तो कैसा फील करूँगा, गर्म पीऊँगा तो कैसा फील करूँगा, और नहीं पीऊँगा
तो मेरे कौन से भाव पैदा हो रहे हैं। भूख लग रही है, थोड़ी देर भूख को भी देखने की कोशिश करो, मेरा मन क्या चाह रहा है। कोई कुछ कह रहा है, उसके शब्द को सुन करके थोड़ी देर देखने की, 2 मिनट की से रिएक्शन में 2 मिनट बाद दूंगा, जो भी रिएक्ट करना है मुझे अथवा रिस्पॉन्ड करना है जैसा भी, 2 मिनट के बाद। पहले मैं हैबिट बनाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा, एटलीस्ट 2 मिनट्स मैं उसे देख तो पाऊं कौन से भाव मेरे भीतर पैदा हो रहे हैं। यानी ये अभ्यास व्यक्ति 2 मिनट नहीं हो सकता, 1 मिनट का अभ्यास शुरू करो। आपको बहुत जोर से भूख लगी है, तुरंत में मत टूटो भोजन पे, देखो अपने परिणाम को, देखो अभी मुझे भूख लग रही, मेरा मन क्या कह रहा है। नहीं, 1-1 मिनट की प्रैक्टिस यदि व्यक्ति करने लगे डेली, अपने 5 सेंसेस को लेकर के, चाहे देखने की बात हो, चाहे सुनने की बात हो, चाहे खाने की हो, सूंघने की हो, छूने की हो, 5 इंद्रियां हमने, 5 इंद्रिय के विषय हैं, इन्हीं को लेकर के। अथवा छठवा है हमारा मन, किसी ने कुछ कहा, प्रशंसा कर दी, निंदा कर दी, गाली दे दी, अब हमारा मन कैसे रिएक्ट कर रहा है, उससे पहले मुझे क्या लग रहा है उसका अध्ययन करने की कोशिश करें, यहां से शुरू करें। 1-1 मिनट से बढ़ाते हुए 5 मिनट तक, 10 मिनट तक आप लेकर के आ जाओगे, फिर आप स्वयं महसूस करोगे मैंने बहुत कुछ अपने भीतर अपने आप को मैनेज करना सीख लिया। एक्सरसाइज ऐसी ही होती है। एक बार हमने कहा था, सपोज आपने बुक पकड़ी है, अब क्या लग रहा है, आपने एक पूजा की लाइन पढ़ी है, इसमें लिखा है तुम बिन मैं व्याकुल भयो, भगवान आपके बिन मैं व्याकुल हो रहा हूं कि नहीं, मैं अपने क्रोध को जीत रहा हूं। आपकी पूजा करने से क्रोध शांत हो जाता है, क्या मेरा क्रोध शांत हो रहा है। आपके पास आने से मैं निश्चिंत हो जाता हूँ, क्या मैं निश्चिंत हो रहा हूँ। मंदिर में मैं बैठा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, सामने वाले चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, अब मुझे कैसा लग रहा है, उनके कठोर शब्द सुन करके क्या भाव पैदा हो रहा है, उसे देखो। 1 मिनट 2 मिनट धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको बढ़ाने की कोशिश करो। पानी पी रहे हो, ठंडा है, गर्म है, क्या लग रहा है। चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, अथवा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नमक कम है, अब कम नमक डला है, सब्जी में कम नमक डला है, कैसा लग रहा है। एकदम ठंडा है भोजन, कैसा लग रहा है। देखो तो सही, अध्ययन तो करो, फिर बाद में रिएक्ट कर दो, 2 मिनट बाद कर देना जो आपको मन में आए, जो भी ये कर देना, मना नहीं कर रहे। पहले माइंडफुल होकर के अपने विचारों को पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, करोगे। हाँ महाराज अवश्य। ठंड लग रही है अभी, जब आया था तब लग रही थी, अब अच्छा, नहीं ठंड लग रही। लगने के बाद मन में क्या भाव पैदा हो रहे थे। ये भाव हो रहे थे कि कब इससे मैं बचूं, यही कि लग ये रहा भाव था पैदा महाराज, थोड़ा सहन कर लेता हूं। लग रहा था कि शॉल ओढ़ के आना चाहिए था। हाँ, तो बस ये लग रहा था ना, ठीक है, ये भाव आया कि मुझे लग रहा था शॉल ओढ़ करके आना चाहिए था, ठीक है, उसे भी लिख लिया हमने, मुझे शॉल ओढ़ करके आना चाहिए था। अथवा ये भाव था आज मैं सहन कर लूंगा, अथवा ये भाव था आज मैं ठंडे पानी से नहा करके देखूंगा। कल हमने कहा था कितने लोग नहाए ठंडे पानी से, कैसा लगा, वो फीवर आ गया, हाँ, सर्दी जुकाम हो गया, नहीं। तो जो भी हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, माइंडफुल रहते हुए करने की कोशिश करें, ठीक है।